हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। मेरा नाम है लोकेश चौधरी और आज है 15 दिसंबर 2022। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और हम आज इसमें इम्पोर्टेंट खबर डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, प्री या मेंस की, एनडीए की तैयारी कर रहा हो जिसमें करंट अफेयर आते हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहा हो, सीएपीएफ की तैयारी कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2, या फिर किसी की एसएसबीआई हो, या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, और जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है उनके लिए जो वन लाइनर सवाल आते हैं करंट अफेयर के, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी जो कि मैं बता दिया करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहली खबर यह है कि एम्स साइबर अटैक ट्रेस टू चाइना पेशेंट डेटा रीस्टोर। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि नवंबर के महीने में, शायद नवंबर के महीने में हुआ था कि जो एम्स का डेटा है, जो एम्स का जो भी सर्वर है, एम्स का जो भी सर्वर है वो हैक हो गया था। ठीक है, वो हैक हो गया था और इसमें रैनसमवेयर, ठीक है, ये एक तरह का वायरस होता है जिससे वायरस को डाल देने पे ये सर्वर क्रैश हो गया था और क्रैश करके इसे फिर हैक कर लिया गया। तो जब हैक किया गया था तो हैक करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी डेटा पेशेंट्स के डेटा थे, वो क्या हो गए थे कि सारे लीक हो गए थे। जिसने भी हैक किए थे वो अपने पास रख लिए थे। ठीक है, तो अभी कुछ दिनों पहले हेल्प से, गवर्नमेंट की हेल्प से, जो भी साइबर सिक्योरिटी है उसकी हेल्प से इसको हटा दिया गया, इसको रीस्टोर कर लिया गया है और प्रॉपर फंक्शनिंग चल रही है। लेकिन इसमें अब जांच चल रही है कि आखिर ये कहाँ से हुआ था। ठीक है, तो जांच में ये पाया गया कि जो भी आईपी एड्रेस हैं, जो भी आईपी एड्रेस है जो कि जिससे मेल आई थी क्योंकि पर इनसे फिरौती मांगी जा रही थी। ठीक है, ऐसे मांगा जा रहा था एम्स से कि आप मुझे पैसे दो, और वो भी किस चीज़ में चाहिए, बिटकॉइन में चाहिए। ठीक है, यानी कि डार्क वेब में जाके हमें पैसे दो, उसके बाद हम आपका जो भी सिस्टम है, जो भी कंप्यूटर है, उसको हम सही करेंगे। ठीक है, तो हुआ ये कि जांच हुई, जांच में पता चला है कि जो ये आईपी एड्रेस है वो हांगकांग से निकला है। ठीक है, और हेनान प्रोविंस से। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, चाइना में पड़ते हैं। ठीक है, तो सिर्फ अभी लोकेशन पता चली है, अभी इसमें कंफर्म करना अभी वो होगा, जल्दीबाजी होगी कि ये एक चाइनीज की साजिश है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहा गया, तो अभी जो लोकेशन पता चली है वो आई है चाइना की। ठीक है, पर ये फिजिकल लोकेशन है, इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हाथ नहीं पता चला है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा इंडिविजुअल है। ठीक है, जो कि ये काम किया है, या फिर कोई एजेंसी है या सरकार है, अभी इसका कुछ पता नहीं चला है। ठीक है, अभी इसका कुछ नहीं पता चला है कि किसने कराया है। ठीक है, शायद ये भी हो सकता है कि ये वीपीएन यूज कर रहा था जिससे ये लोकेशन चेंज कर सकता है, तो इस वजह से दिखा रहा था। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। लेकिन हाँ, एक ऐसे समय पे आना काफ़ी सोचने वाली बात है। जब अभी क्लैश हुआ है हमारे तवांग में, जो कि इशू चल रहा है, तवांग में जो क्लैश हुआ है इंडिया और चाइना के बीच, इस टाइम पे आया है, फिर अभी इसने हैक कर लिया था, तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आईपी एड्रेस मिलना एक चैलेंजिंग टास्क है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, पर ये इसकी कंफर्मेशन नहीं मिली। हाँ, बस लोकेशन मिला है, सिस्टम का पता नहीं चला है वहाँ पे है या नहीं है, ये कुछ नहीं पता चला है, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन का पता चला है। ठीक है, तो ये थी पहली खबर आज की, तो इसमें पता चला है। ठीक है, अब चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे रशिया हमारा टॉप का सप्लायर बन गया है और इराक दूसरे नंबर पे हो गया। पहले हम इराक से तेल लेते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी रशिया से हम ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम रसिया से ले रहे हैं और रसिया ने बहुत ज़्यादा हमारे 908,000 इतने
बैरल पर डे हम इंपोर्ट कर रहे हैं इससे ऑयल, ठीक है। तो ये थी पहली दूसरी खबर। इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ इसमें डेटा है कि रसिया है जो है वो टॉप सप्लायर बन गया है ऑयल का, और इसने इराक को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो इराक अब दूसरे नंबर पे आ गया है। तो अब हम सारा तेल किससे ले रहे हैं? रसिया से ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल हम किससे ले रहे हैं? रशिया से ले रहे हैं, ठीक है। अगली खबर पे चलते हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के दिनों में, और इस पे बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं, डेलीगेट्स मिल रहे हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स मिल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, कमीशंस बन रहे हैं, कमेटी बन रही है, वॉटेवर, ताकि कार्बन जो एमिशन है, कार्बन एमिशन को कम किया जा सके, ठीक है। और हमें एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बने और कार्बन सिंक कंट्री बने। कार्बन सिंक यानी कि हम ऐसी कंट्री बने कि जिसमें कार्बन को हम एब्जॉर्ब कर सकें, यानी कि अगर हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो वो क्या होगा कि ऑटोमेटिक हमारा देश कार्बन सिंक बन जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हुई है। बहरहाल, तो जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है सभी के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी एरिया पे पड़ रहा है तो वो है आर्कटिक का एरिया, ठीक है। आर्कटिक का एरिया यानी कि नॉर्थ पोल, ठीक है। ये अर्थ हो गई, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल पे तो अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका है, तो इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NOAA, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसने एक रिपोर्ट निकाली है और कहा है कि इस बार का जो भी चेंज हुआ है, यानी कि हर साल ये रिपोर्ट निकालती है आर्कटिक पे और क्लाइमेट चेंज पे, तो इस बार जो हुआ है तो जो ज़्यादा जो टेम्परेचर बढ़ा है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आर्कटिक पे पड़ा है, ठीक है। और इसका एक जोग्राफिकल फार्मूला भी है, यानी कि जोग्राफिकल फीचर भी है एक ऐसा जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हुआ है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये अर्थ है तो यहाँ पे लेयर है, ठीक है, लेयर है, इन्वायरमेंट में लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो भी पोल्यूशन जाता है तो वो सबसे ज़्यादा जाके नॉर्थ पोल पे मिल जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारी टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, तो जब टिल्टेड होने की वजह से सारा जो पोल्यूशन है वो आर्कटिक पे चला जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर, वो हर साल बढ़ रहा है, ठीक। तो ये भी एक फैक्टर है बढ़ने का। तो जब बढ़ रहा है तो यानी कि यहाँ पे पिघल रहे हैं, तो जो भी वहाँ पे आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं, ठीक है। तो ये थी दूसरी खबर। खैर, नेक्स्ट खबर, और आज कुछ ज़्यादा खबर नहीं है क्योंकि चाइना चल रहा है तो कुछ मतलब नहीं है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पे। एक वर्ड आया है इंडियन एक्सप्रेस में, लॉकर बाय बॉम्बिंग, ठीक है। लॉकर बाय ये एक प्लेस है स्कॉटलैंड में, ये एक प्लेस है स्कॉटलैंड में, ठीक है, स्कॉटलैंड में, यूके में। तो वह ये था कि 1988 में एक आदमी था जिसका नाम था मसूद। इसने एक लॉकर बाय में प्लेन थी, उसमें अटैक कर दिया बॉम्ब लगा के। 270 लोग मर गए और 190 क्या थे? यूएस के थे। तो भाई साहब, यूएस ऐसा कंट्री है कि जो अपने देश के लोगों को किसी भी दुनिया के कोने में कुछ नहीं होने देता। इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अपनी पॉपुलेशन को, अपने सिटीजन्स को बहुत ही केयर करता है, सिक्योर रखता है, सिक्योरिटी देता है, ठीक है। तो यूएस को ये बहुत बुरा लगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्कॉटलैंड से, लॉकर बाय एयरपोर्ट से ये फ्लाइट जा रही थी न्यूयॉर्क, ठीक है। तो जब न्यूयॉर्क जा रही थी तो आधा घंटा पहले ही यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया। तो ये ब्लास्ट करने के बाद मर गए, 270 लोग मारे गए थे। तो जो मसूद है ये कहाँ का था? ये लीबिया का था। लीबिया कंट्री है, ये लीबिया का था, ठीक। तो इसको क्या कर लिए? अरेस्ट कर लिए। फिर अरेस्ट करने के बाद लीबिया की गवर्नमेंट, जो उस टाइम पे गद्दाफी थे,
शायद आपको याद होगा, डिक्टेटर थे एक। तो गद्दाफी ने कहा कि ठीक है, तुमने कर लिया, कोई बात नहीं, तुम सजा दो इनको। तो इनको जब सजा वगैरह दी गई, एक तो ये बॉम्ब मास्टर था मसूद, इवन है अभी, तो उसकी जेल में अभी भी है। तो जो लॉकर बाई बॉम्बिंग है, इस वर्ड का सिर्फ इतना मतलब है कि एक ऐसा अटैक हुआ था लॉकर बाई जगह में, स्कॉटलैंड में, जिसकी वजह से 270 लोग मरे थे। और जो था उसमें गद्दाफी था, गद्दाफी का डायरेक्ट हाथ नहीं था उसमें। कई सारे पहलुओं पे जांच हुई थी, पर बाद में पता चला कि ये मसूद ही था, जो कि एक बॉम्ब मास्टर था और इसने बना के उड़ाया था। ठीक है, चलते हैं अगली खबर पे। इंडिया ट्रेड विद चाइना। एक तरफ हम लड़ रहे हैं और एक तरफ हम इंडिया चाइना से हम अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं, गजब की बात है। तो अभी क्या हुआ, जो चाइना है उससे हम जो ट्रेड है वो 2020 गलवान क्लैश के बाद हमने जो इंपोर्ट है वो चाइना से बढ़ा दिया है। कितनी आयरनी की बात है। एक तरह हम लड़ रहे हैं जिसमें 20 जवान घायल हुए थे, मर गए थे, फिर भी हम अपना इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, और चाइना इज़ द सेकंड इम्पोर्टेंट कंट्री इन द मैटर ऑफ इंपोर्ट। चाइना से हम इतना सामान इंपोर्ट करते हैं कि वो दूसरे नंबर पे है। इंडिया का सबसे ज़्यादा सामान दूसरे नंबर पे है, वो इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से। पहले नंबर पे है यूएस। अगर हम यूएस का 2021 और 22 में देखें तो हमने 119 बिलियन का इंपोर्ट किया था यूएस से, और चाइना से हमने 115 बिलियन का। कोई ख़ास अंतर नहीं है, ठीक है, करीब 10% कह सकते हैं उसका अंतर है बस। तो एक तरह हम कर रहे हैं इधर, और दूसरी तरफ हम सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जब मान लीजिए कि चाइना दूसरे नंबर पे है और ये पहले नंबर पे, मानना क्या ये है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे हम किस पे है, यूएई है, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चौथे नंबर पे सऊदी है, ठीक है। पांचवें नंबर पे इराक है, क्योंकि इराक से हम सबसे ज़्यादा तेल लेते हैं, ऑब्वियसली लेते थे। तो छठे नंबर पे है सिंगापुर। ऐसे करके हांगकांग भी है, साउथ कोरिया भी है, इंडोनेशिया भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। तो ये बात हुई मोटा मोटी बात, यानी कि हम जो ट्रेड है हमारा चाइना से वो हम बढ़ाते जा रहे हैं। और जो ट्रेड डेफिसिट है हमारे और चाइना के बीच में, जो ट्रेड डेफिसिट, इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, लेट मी एडजस्ट इट। तो जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसका मतलब ये कि मान लीजिए कि हमने, ये रहा इंडिया, ठीक है, और ये रहा चाइना, ठीक है। इंडिया ने सामान भेजा चाइना को 50 रुपए का, और इसने भेजा 100 रुपए का, यानी कि हमसे 2 गुना दिया, 100 रुपए का सामान भेजा, ठीक है। तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 50 रुपए का है। तो ये जो होगा ये कहलाएगा ट्रेड डेफिसिट, यानी कि इतनी कमी है अभी, ठीक है। तो जो 2001 में था, 2001 में जो ट्रेड डेफिसिट था वो मात्र 1 बिलियन था, ठीक है। और 2000 में, ठीक, और 2021 में जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ के हो गया है 73 बिलियन, मात्र 21 साल में इतना फर्क, ठीक है। तो ये बात रही। और सोचने वाली बात ये है कि हम सामान उसको कम दे पा रहे हैं, वो इंपोर्ट हमसे कम कर पा रहा है, ठीक है। जितना हम कर रहे हैं वो उतना नहीं कर रहा है, उसका उतना कंजप्शन नहीं है। फिर भी हमें अपने इंपोर्ट की जो एक्सपोर्ट की कैपेसिटी है वो बढ़ानी ही चाहिए, ताकि हमें दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे यहाँ से चाइना व्हाट इंडिया बाइज फ्रॉम चाइना, हमसे इंडिया क्या क्या खरीदता है चाइना से। इंडिया क्या क्या खरीदता है चाइना से? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या आइटम्स, गुड्स, व्हाटएवर यू कैन से,
ठीक है, तो ये लेते हैं हम। उसके बाद टीवी, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मा में उसके बाद फार्मा लेते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं हम चाइना से। तो ये मोटा मोटी चीज़ हम उससे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि फार्मा जो है, इसके रॉ मटेरियल्स हम वहीं से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से सस्ती मिल जाती है हमें। तो ये बात हुई। तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि हम उसके मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो और ये ऐसे समय में आया है जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है। युद्ध क्या, ऐसे डिस्प्यूट हो गया है, क्लैशेस हो रहे हैं बॉर्डर पे, और दोनों देश ऐसे सहमति बना रहे हैं कि हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें कोई पीस रखनी चाहिए बॉर्डर पे। तो इस वजह से अब देखने वाली बात होगी कि क्या हम ट्रेड डेफिसिट को बढ़ा पा रहे हैं। एक ट्रेड तो अलग मुद्दा हो जाएगा, ठीक है, और डिफेंस एक अलग मुद्दा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डिफेंस में हमें देखना भी पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और ट्रेड भी हमें बनाए रखना है। ऐसे हम ट्रेड तो उस चाइना के साथ तोड़ नहीं सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंस। अगर हमें ट्रेड बनाए रखना है तो हमें डिफेंस में भी अच्छा होना। अगर ट्रेड ख़राब होता है तो हमारा डिफेंस ऑलमोस्ट ख़राब होगा, ठीक है, क्योंकि हम उससे सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगी और हम फिर से डिस्प्यूट होगा, फिर से वो ऐसे करता रहेगा, इंस्टिगेट करता रहेगा। और उसकी आदत है चाइना की, वो हमेशा इंस्टिगेट करता रहता है किसी भी मुद्दे पे। जैसे अभी क्या हुआ कि चाइना ने अभी पहली न्यूज़ थी, चाइना में एम्स का जो सर्वर था वो हैक हुआ था, वो यहीं से हुआ था। इनफैक्ट जो मेल आई थी वो यहीं से आई थी। तो अब क्या पता, शायद ये चाइना की साजिश हो, क्योंकि चाइना ऐसे डायरेक्ट युद्ध नहीं करता है, डायरेक्ट फाइट नहीं करता है, वॉर ये नहीं करता है। या तो वो इकोनॉमिक वॉर करता है या फिर बायोलॉजिकल वॉर, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ये जो वायरस है ये चाइनीज़ वायरस है, इट इज़ नॉट अ कोरोना नहीं, ये एक चाइनीज़ वायरस है जिसपे ये भड़क गए थे। क्या पता, हो सकता है लैब में बनाया गया हो, हु नोज, नो वन। तो देखने वाली बात है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पर हाँ, अभी हम इकोनॉमिकली उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि जो डेटा बता रहा है, जो भी डेटा है उसके हिसाब से तो हम इकोनॉमिकली तो उस पर डिपेंडेंट हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में जैसे इसका ग्राफ बढ़ रहा है हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट का, वैसे वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शायद अगले साल का अगर हम देखें 2022 और 2023 का हम ट्रेड डेफिसिट निकालेंगे तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा, और जो चाइना होगा वो नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी। तो ये रही आज की। अगली खबर पे चलते हैं। हाँ, अगली खबर ने काफ़ी अच्छी बात है कि बाइडेन साइंस सेम सेक्स मैरिटल लॉ कॉल्स इट ब्लो अगेंस्ट इट। बाइडेन साहब यूएस के प्रेसिडेंट के हिसाब से भी जानते हैं, तो उन्होंने सेम सेक्स की मैरिज को, जो सेम सेक्स की मैरिज है उसको, खैर ये तो लीगल है, यूएसए की सरकार ने इसे तो लीगल कर रखा है। तो जो सेम सेक्स के लॉ है, जिसमें लॉ है, सेम सेक्स के लॉ हैं, यानी कि क्या करना है, कैसे रहना है, मतलब कि इनके भी तो लॉ होंगे, ठीक है, क्योंकि होमोसेक्सुअल है, मतलब सेम सेक्स का है, तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इनको देखते हुए इन्होंने लॉ बनाया है, और इन्होंने ऐसा कहा है कि ये एक तमाचा है उनके सर पे, उनके मुंह पे, जो इसे कहते हैं कि नहीं ये इलीगल है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे संस्कार ऐसे नहीं करते, वॉट एवर दे थिंक। तो इन्होंने ये कहा, ठीक है। तो ये एक हिस्टोरिकल कदम है यूएसए की सरकार को और एक नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे जाने के लिए। तो ये रही बात, ठीक है। आज की खबर में चाइना भरा पड़ा था और इंडिया से रिलेटेड था, तो कोई मतलब बनता नहीं था। तो ये कुछ खबर रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा लाइक करिए। कोई अगर क्वेरी है या फिर कोई प्रॉब्लम है उसे बताइए, सजेस्ट करिए, मैं आगे कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल, टेक केयर।